नमस्कार दोस्तों, मैं वी आर जाखड़ आपके उत्थान एजुकेशन ऐप पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं भौतिक विज्ञान के अगले टॉपिक की। वो टॉपिक है अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। टॉपिक है अपना प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। आज टॉपिक करेंगे। इसके अंदर क्या होता है? प्रेरण के द्वारा आवेशन। दो वस्तुएं होती है। एक वस्तु पर आवेश होता है, आवेशित होती है, और एक वस्तु अनावेशित होती है, यानी उदासीन होती है। उदाहरण के तौर पर मैंने कह दिया ये वस्तु आवेशित है, और ये वस्तु मैंने क्या कह दिया, उदासीन है। अब इस आवेशित वस्तु को इस उदासीन वस्तु के यानी अनावेशित वस्तु के पास में लेके आएंगे, तो इस वस्तु को आवेशन करने की प्रक्रिया होगी, वही अपने प्रेरण के द्वारा आवेशन होगा। किस अकॉर्डिंग अपन आवेशित करेंगे, इसके बारे में आज पूरी पूरी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रेरण के अंदर दोनों वस्तुओं का फिजिकल कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा, कोई संपर्क नहीं होता है। नो फिजिकल कांटेक्ट। प्रेरण के अंदर कोई संपर्क नहीं होता है वस्तुओं में, और नो फिजिकल कांटेक्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रेरण है क्या? किसे कहते हैं प्रेरण? तो प्रेरण में अपन कहेंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के या आवेशित वस्तु के पास में लाया जाता है। कहां लाया जाता है? पास में या निकट लाया जाता है। तो आवेश पुनर्वितरण की घटना को प्रेरण कहते हैं। आवेश पुनर्वितरण की घटना को क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आवेशित वस्तु है और ये मेरे पास एक उदासीन वस्तु है। इसको मैं इसके पास में लेके आया, तो इसने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज था, इसने नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अटैक कर दिया और पॉजिटिव को अपनी अपन से रिपेल कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये घटना क्या होती है? प्रेरण होती है। घटना क्या हुई? प्रेरण हुई। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। प्रेरण विस्तारित वस्तुओं में मान्य है। प्रेरण विस्तारित वस्तुओं के लिए ही मान्य है। कणों में प्रेरण नहीं होता है। कणों में प्रेरण नहीं होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। प्रेरण अभी बात कर ली, विस्तारित वस्तुओं में है और कणों में नहीं है। तो प्रेरण किस किस अकॉर्डिंग किया जाएगा, इधर देखिए, एक सूत्र पे अपन चर्चा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्यू प्रेरित बराबर होता है माइनस ऑफ क्यू नॉट 1 - 1/ER। ये फॉर्मूला प्रेरित आवेश को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, जहां पे क्यू प्रेरित प्रेरित आवेश है। प्रेरित आवेश है, और क्यू नॉट प्रेरक आवेश है। ई आर माध्यम का परावैद्युतांक है, और नेगेटिव चिन्ह यह बताता है कि प्रेरित आवेश प्रेरक आवेश के विपरीत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऋणात्मक चिन्ह अपन को यह बताएगा कि आपके प्रेरित आवेश होगा वो प्रेरक आवेश के विपरीत क्रम का होगा। यदि प्रेरक आवेश पॉजिटिव है तो प्रेरित आवेश नेगेटिव प्राप्त होगा। यदि प्रेरक आवेश आपके नेगेटिव है तो प्रेरित आवेश अपने पास क्या प्राप्त होगा? पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सूत्र के बारे में चर्चा कर ली है। तो अब यहाँ पे माध्यम का ईआर अभी अपन ने बात की थी, परा वैद्युतांक है, और अलग अलग
अलग अलग माध्यमों का परावैद्युतांक अलग अलग माध्यमों का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। प्यारे दोस्तों, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम लेंगे तो उनका परावैद्युतांक भी डिफरेंट प्राप्त होगा। जैसे बात कर लेते हैं, यदि माध्यम हवा हो या माध्यम क्या हो, निर्वात हो, इसका परावैद्युतांक 1.00059, इसको लगभग अपन 1 मान सकते हैं। हवा या निर्वात का परावैद्युतांक कितना? 1। कांच हो, माध्यम, कांच का परावैद्युतांक अपने पास 5 से 10। अभ्रक है, अभ्रक का परावैद्युतांक 3 से 6। पैराफिन, मोम का परावैद्युतांक 2 से 2.5। अशुद्ध जल हो, अशुद्ध जल का परावैद्युतांक 80 होता है। और ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का परावैद्युतांक मेरे प्यारे विद्यार्थी 1.0005 होता है। गिल्सरीन, गिल्सरीन का परावैद्युतांक 42.5 होता है। रबर का परावैद्युतांक मेरे प्यारे विद्यार्थी 7.2 होता है। और सुसालक, धातुएं होती है या सुसालक धातुओं, सुसालक धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बोली है। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार अपन काम में लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट। इन दोनों को तो किसी भी कंडीशन में याद रखना है। तो अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। अपने पास देखना, हम लोगों के पास अभी ये सूत्र आया था कि प्रेरित और आवेश कैसे ज्ञात किया जाता है। Q प्रेरित बराबर माइनस ऑफ Q नॉट 1-1/r। ये प्रेरित आवेश ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला है। ER माध्यम का क्या है? परावैद्युता। यदि मैं बात कर लेता हूं माध्यम हवा या क्या हो, निर्वात। माध्यम क्या ले लिया दोस्तों? हवा या निर्वात। आप मुझे बताइए, हवा या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? 1.5 1.00059 होता है। इसको लगभग दोस्तों देख सकते हैं, एक यहाँ से लिखा Q प्रेरित माइनस ऑफ Q नॉट 1-1/ER की जगह क्या रख दिया? 1।
क्यों प्रेरित का मान क्या आ गया? 0 आ गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हवा और निर्वात में, जब माध्यम दोस्तों हवा और निर्वात लिया जाए, हवा और निर्वात में प्रेरण संभव नहीं है। प्रेरण कहाँ संभव नहीं है? हवा और निर्वात में प्रेरण संभव नहीं है। प्रेरण संभव नहीं है। कहाँ नहीं है? हवा और निर्वात में प्रेरण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अपन ने इसको सिद्ध कर दिया है कि प्रेरित आवेश अपन को प्राप्त क्या हो गया? 0 हो गया। प्रेरित आवेश जब 0 प्राप्त होता है तो प्रेरण अपने पास संभव नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट माध्यम के लिए। यदि सर माध्यम धातु होता तो क्या बात कर लेते हैं? माध्यम सुचालक धातु होता तो प्रेरण कैसे होता? दोस्तों, धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान अनंत होता है। धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान क्या होता है? अनंत होता है। बिल्कुल अपन लिख सकते हैं क्यू प्रेरित बराबर माइनस ऑफ क्यू नॉट 1/1 अपॉन ई आर। मेरे दोस्तों, ई आर की वैल्यू क्या है? अनंत है। तो क्यों नहीं सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। 1 - 1/E r का मान अनंत लेके माइनस ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस 1/इंफिनिट का अर्थ क्या होता है? 0 होता है। तो 0 बराबर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ क्यू नॉट। क्यू प्रेरित इसके बराबर हो गया क्यू नॉट। इसका मतलब जब माध्यम आप मेरे दोस्तों धातु लेते हो, जब माध्यम क्या लेते हो? सुचालक धातु लेते हो, तो प्रेरित आवेश और प्रेरक आवेश आपस में क्या होता है? बराबर होता है। प्रेरित आवेश और प्रेरक आवेश क्या होगा? बराबर होगा। परंतु उसका धर्म क्या होगा? विपरीत होगा। प्रकृति क्या होगी? विपरीत होगी। मुझे उम्मीद ही है, उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि प्रेरक और प्रेरित आवेश के बारे में आप समझ चुके। सर, प्रेरण होता किस अकॉर्डिंग है उसके बारे में आप डिटेल से समझे। तो अब बात कर लेते हैं, अब प्रेरक किस अकॉर्डिंग से संभव है उसके बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। फर्स्ट मेथड के अंदर अपन बात कर लेते हैं, ये एक उदासीन वस्तु मान लेते हैं। ये कैसी है? उदासीन गोला है। क्या है दोस्तों? उदासीन गोला है। और इसको किसी, ये कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड, कुचालक क्या है? स्टैंड है। अब क्या किया? इस उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु लेके आए पास में। फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है इसमें, तो ये उदासीन वस्तु थी और ये एक आवेशित वस्तु है। जैसे ही मैं आवेशित वस्तु को पास में लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज से आवेशित है। इसमें उदासीन न्यूट्रल के अंदर जो भी पॉजिटिव आवेश है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसने क्या किया? यहाँ से इन पॉजिटिव आवेशों को अपनी ओर आकर्षित किया और यहाँ से नेगेटिव आवेश इस प्रकार से आगे। अब अगली कंडीशन क्या करते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक समझ। मैं इस यदि नेगेटिव आवेश को
भू संपर्कित करता हूं, ये मेरे पास नेगेटिव आवेश था, ये किस में चला गया, भू संपर्कित कर दिया। तो इस उदासीन वस्तु में अब मेरे पास अगली कंडीशन में क्या बचेगा, केवल एंड केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब क्या करते हैं, अगली कंडीशन में समझना ढंग से, इस उदासीन वस्तु पर ही बात कर लेते हैं। केवल एंड केवल एक समान रूप से नेगेटिव पूरे के पूरे कहाँ चले गए, वो संपर्कित हो गए, पीछे कितने रह गए, पॉजिटिव आवेश रह गया। तो अपन ने क्या कह दिया, समान रूप से पॉजिटिव आवेश रह गया। ये आवेश पॉजिटिव आया, किस विधि द्वारा आया, प्रेरण की विधि। सबसे पहले उदासीन वस्तु ली, उसके बाद एक आवेशी वस्तु इसके संपर्क में लेके आए, तो इसने क्या किया, पॉजिटिव आवेश को अपनी ओर आकर्षण कर दिया और नेगेटिव को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। इस नेगेटिव को भू संपर्कित कर दिया और अपने पास केवल क्या बच गया, पॉजिटिव आवेश बस। और जब प्रेरित आवेश अपने पास क्या था, सॉरी प्रेरक आवेश अपने पास क्या था, नेगेटिव था, तो प्रेरित आवेश अपने को कैसा प्राप्त हो गया, पॉजिटिव। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मेरे पास प्रेरक आवेश में पॉजिटिव लेता, तो मेरे पास प्रेरित आवेश कैसा प्राप्त होता, नेगेटिव होता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरक आवेश जिस प्रकृति का आप ले रहे हो उसकी विपरीत प्रकृति का आपके पास प्रेरित आवेश प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि ये इस प्रकार से, इस मेथड से आपको समझ में आया होगा। एक और मेथड बता देता हूं, देख लेते हैं क्या वो मेथड। प्यारे विद्यार्थियों, ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। और ये दोनों उदासीन वस्तुएं हैं। इसको क्या किया मैंने, एक आवेशित वस्तु के पास लेके आया। मेरे पास ये क्या थी, ए थी, ये क्या थी, बी थी। तो पॉजिटिव आवेश इस आवेशित वस्तु पर नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव आवेश क्या हो गया, टोटल इस पर आ गया। और नेगेटिव आवेश पूरा का पूरा इससे क्या हो गया, प्रतिकर्षित हो गया। नेगेटिव आवेश पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रतिकर्षित हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों वस्तुओं को मैंने क्या किया, अलग अलग किया। तो इस वस्तु पर कैसा आवेश था, पॉजिटिव, और इस पर अब कैसा आवेश आ गया, नेगेटिव आवेश। अगली बात, ये अट्रैक्शन था। अब देखना, ए वस्तु थी, ए वस्तु समान रूप से क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये बी वस्तु है, इसमें ये नेगेटिव प्राप्त होगी। इन दोनों वस्तुओं पर भी ये आवेश अपन लेके आए हम लोग, वो प्रेरण की विधि द्वारा लेके आए। मुझे उम्मीद है कि प्रेरण की विधि आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक के लिए। अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक अपना, स्वर्ण पत्र या विद्युतदर्शी बर्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी वस्तु पर आवेश की प्रकृति को बताने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया।
विद्युतदर्शी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आवेश की प्रकृति को बताने के लिए। तो मेरे विद्यार्थियों, आवेश की प्रकृति बताने के लिए कि किस वस्तु पर कैसा आवेश है, उसकी प्रकृति को जानने के लिए अपन विद्युतदर्शी की आवश्यकता पड़ी। होती कैसे हैं? तो सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ये एक कांच का जार होता है। इस कांच के जार में एक धातु की छड़ होती है और इस धातु की छड़ के इन किनारों पर सोने की पनियां लगी रहती है। स्वर्ण पत्थर है, स्वर्ण पत्थर या सोने की पनियां है। अब क्या हुआ? इसके अगली धातु की छड़ पर दूसरे सिरे पर धातु की एक डिस्क लगा देते हैं। धात्विक डिस्क रहती है। दोस्तों, अब क्या किया? एक आवेशित वस्तु ले, आवेशित चालक लेके और इस चालक को इसे स्पर्श कराए तो चालन विधि द्वारा ये आवेश इसमें भी आएगा और ये चालक होने के कारण ये आवेश इसमें भी प्रवाहित होगा और गॉडलीव में भी आवेश जाएगा क्योंकि ये भी धातु है। तो ये आवेश इसमें भी आया। यहाँ आवेश, दोनों ये आवेश इस स्लीव और इस स्लीव पर समान प्रकृति का होने के कारण सोने की पनिया पहले ऐसे थी और फैल जाएगी। सोने की पनिया फैल। अब क्या किया? इस छड़ को हटा दिया। ये नई छड़ है। मुझे ये पता नहीं है कि इस छड़ पर आवेश कितना और आवेश किस प्रकृति का आवेश है। मुझे इसकी प्रकृति के पता नहीं है। तो मैंने क्या किया? इस छड़ को लेके आया और इस धात्विक डिस्क से स्पर्श करा और इधर मैंने देखा यदि सोने की पनिया और फैलती है तो मैं कहूंगा कि ये ऋण आवेश है। तो मेरे पास ये समान प्रकृति का आवेश ऋण आवेश है। यदि सोने की पनिया सिकुड़ती है तो मैं कहूंगा अब जो मैं लेके आया हूं, जो धात्विक छड़ या धात्विक कोई वस्तु, तो चालक वस्तु, उस पर आवेश है वो विपरीत प्रकृति का है। तो मुझे ये सोने की पनिया संकेत। सर, यहाँ पे सोने की पन्नियों का उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि सोने में तन्यता अधिक होता है और पतली पन्नी बनाई जा सकती है, इसलिए सोने की पन्नी का उपयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि स्वर्ण दर्शी या विद्युत दर्शी मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आया। अब बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी, अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुलाम का नियम। किसका नियम है? गुलाम का नियम। क्या होता है गुलाम का नियम? गुलाम का नियम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से अपन ने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण के नियम में ये नियम, वो नियम द्रव्यमानों पर है था और कूलाम ने गुरुत्वाकर्षण की उस नियम की नकल करके मान सकते हैं आवेशों पर कार्य किया। किस पर कार्य किया? आवेश पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कूलाम ने कहा था कि दो आवेश रखें लेंगे और
ये दोनों आवेश स्थिर आवेश होने चाहिए और बिंदुवत आवेश होने। कैसे आवेश होने चाहिए? स्थिर आवेश, गुलाम ने सबसे पहले एक कंडीशन डाल दी, आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बिंदुवत होने। कैसे होने चाहिए? बिंदुवत। बिंदु, तो क्या होगा? इन दोनों को, आवेशों को आर दूरी पर रखा। किस दूरी पर रखा? आर दूरी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या होगा? ये Q2 आवेश इस पर बल लगाएगा और Q1 आवेश इस पर बल लगाएगा। ये बात अपन कूलाम नियम के सदिश निरूपण में भी करें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे सिद्ध करें। तो अभी अपन, हम लोग उस पे सरसा अग, अगली बात में करेंगे। उतने देर तक कूलाम के नियम इधर देखिए। उन्होंने कहा था कि ये बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। बल होता है, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसने क्या कहा था? जो बल लग रहा है, दो आवेश है Q1 तथा Q2, उनके वो बल क्या रहता है? समानुपाती। यानी ये कह रहा है F इलेक्ट्रिक जो लग रहा है समानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के समान, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगली बार क्या कह रहा है? दो स्थिर आवेश है, उन दो स्थिर आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है, उस दूरी के वर्ग के बल क्या रहेगा? व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। तो एफ ई 1/r के समानुपाती और r के क्या रहेगा? व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों से मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूं। इधर देखिए, एफ ई समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से मैं समानुपाती हटाते हैं, अलग अलग समानुपाती आते हैं अलग अलग के लिए। तो यहां से समानुपाती हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक एक आएगा। एफ ई बराबर, उसे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा माना गया है? के। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां के समानुपाती नियतांक है। के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। मेरे दोस्तों, के समानुपाती नियतांक है और एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर रखें। के की वैल्यू क्या रखेंगे? एसआई सिस्टम में 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देख, इस आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और आर स्क्वायर गया तो दूरी है मीटर स्क्वायर, और यहां से आवेश और आवेश भाग में आ गया तो कूलम स्क्वायर। यदि ये
सीजीएस पद्धति में होता, यदि ये दोस्तों पद्धति नहीं, यहाँ पे पद्धति रहेगा, पद्धति। यदि ये सीजीएस पद्धति में होता तो के की वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक क्या रखते हैं, एक रखते हैं। वन बराबर सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, डाइन दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होगा और आवेश का मात्रक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये के का मान सीजीएस पद्धति में। मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि यदि विद्यार्थियों को एसआई सिस्टम में ये के का वैल्यू रखेंगे, सीजीएस सिस्टम में के का मान ये रखें। ज़्यादातर क्वेश्चन एसआई सिस्टम में होता है और सीजीएस सिस्टम में, नीट लेवल में, आईआईटी लेवल में कभी कभार 12th में भी दे सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, ध्यान दोनों सिस्टम में होना चाहिए, के की वैल्यू दोनों सिस्टम में होनी चाहिए याद। अब बात करते हैं आगे, क्या कूलाम नियम माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कूलाम नियम, कूलाम नियम माध्यम पर निर्भर करता है। क्या बोला? कूलाम नियम होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अपने पास अभी वैल्यू आई एफ, इसको मैं यदि एयर के लिए लेते था, एफ एयर हवा, हवा या निर्वात की बात कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों के या Q1 Q2 बटे के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगी हवा या निर्वात के लिए। क्यों? क्योंकि ई आर का मान हवा या निर्वात के लिए क्या होता है? एक होता है। अन्य माध्यम के लिए बात की जाए, अन्य माध्यम, तो मेरे प्यारे दोस्तों एफ मीडियम इक्वल्स टू Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर एक आ जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या बताएगा? जो माध्यम होगा उस माध्यम का क्या बता रहा है? पैरावैद्युतांक बताए इनटू आर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अन्य कोई भी माध्यम हो सकता है। अब इधर देखिए, यहां से पूरा ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये वैल्यू लिख सकता हूं नहीं, देख लिख सकता हूं Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आया? एफ एम इक्वल्स टू, वहां से मैं एफ एयर लिख सकता हूं, एफ एयर बटे ये संबंध मेरे पास निकल। इसका मतलब ये है कि कूलाम बल लगता है, जो कूलाम बल लगता है वो हवा या निर्वात में अधिकतम होता है। कूलाम बल कहाँ अधिकतम होता है दोस्तों? हवा या निर्वात में अधिकतम होता है। अन्य माध्यम आएगा तो ये पैराविद्युतांक का भाग लग रहा है, तो उसके पैराविद्युतांक का भाग लगेगा तो कम हो जाए। कितना? मैंने अभी आपके पैराविद्युतांकों के बारे में चर्चा की। सर क्या, यदि यहां पर माध्यम धातु ले लिया जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अनंत कूलाम बल क्या लगेगा? कूलाम बल वहां पे नहीं लगेगा, कूलाम बल धातुओं में नहीं लगेगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई आर क्या है
और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है और एप्सिलॉन क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, एप्सिलॉन की बात करते हैं तो इधर देखिए, माध्यम की विद्युत शीलता है और यह है एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युत शीलता और एप्सिलॉन आर है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युत। माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक। बात आती है सर परावैद्युतांक क्या है? तो परावैद्युतांक बराबर ई आर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात है। क्या है? अनुपात। परावैद्युतांक किसे कहते हैं? परावैद्युतांक। माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का क्या है? अनुपात। क्या है? अनुपात। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, परावैद्युतांक ये जो आ रहा है मात्रकहीन एवं मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। कौन? परावैद्युतांक। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि यहाँ कूलाम का नियम यहाँ तक आपको समझ में आया। इस पर अंक के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला एक प्रश्न मैं आपके समक्ष पेश करता हूं और वो अंक के क्वेश्चन है, यदि पानी का परावैद्युतांक कितना है 81 हो तो पानी की विद्युतशीलता ज्ञात की। पानी की क्या ज्ञात करनी है? विद्युतशीलता ज्ञात करनी, ई ज्ञात करनी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम जानते हैं ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है जो कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ये मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थी इधर देखिए, यहाँ चर्चा नहीं की हो तो भी कोई इसमें यहाँ पे आप जरा लिख दें, जहां एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट की क्या है वैल्यू है। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर दोस्तों जहां कह रहा है वहां पे अपन वैल्यू रखेंगे। एप्सिलॉन
इक्वल टू एप्सिलॉन आर का मान कितना देर का है सर 81 है, रखेंगे 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस क्या देर का है 12। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एप्सिलॉन इक्वल इसका जो भी सॉल्व करने के पश्चात जो भी आंसर होगा वो अपन यहाँ पे रख देंगे और वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन प्रश्न कैसा भी आए तो भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का गलत नहीं होगा। यहाँ पे ये इस 81 की जगह इस 81 की जगह कुछ और वैल्यू चेंज कर दे, हो सकता है अगला 6 दे दे 7 दे दे, अगले पे डिपेंड करता, कोई घबराने की बात नहीं। जो यहाँ की वैल्यू होगी वो अपन यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ये वैल्यू तो इसकी क्या है फिक्स है। वैल्यू क्या है फिक्स है। यदि सर पैरा वैद्युतांक पूछ दिया तो कैसे करें? प्यारे विद्यार्थियों घबराने की बात नहीं है। पैरा वैद्युतांक किसी का पूछ ले तो इस एप्सिलॉन नोट को क्या कर देंगे, इसमें पैरा वैद्युतांक पूछ लेता है, परा वैद्युतांक पूछता है तो मेरे प्यारे दोस्तों ई आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन की वैल्यू जो भी दी हुई है उसको रखकर 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर 12 का क्या दे देंगे -12 का भाग दे दें और अपन इस पैरा वैद्युतांक को ज्ञात कर सकते। इन दो के अलावा इस फॉर्मूले पर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इस फॉर्मूले पर या तो अपन को पैरा वैद्युतांक पूछेगा या माध्यम की विद्युतशीलता पूछे। इन दो के अलावा प्रश्न इस सूत्र पे बनता नहीं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दो बराबर आवेश वाले कण, क्या बोला गया, दो बराबर आवेश वाले कण, ये इन पर दोनों पर आवेश क्या है बराबर, मान लिया ये आवेश Q, इस पर भी क्या है Q, क्यों का है समान, ये बराबर वर्ड दे दिया इसकी वजह से मैंने Q Q रख दिया। वाले कण 10 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, ये दोनों के मध्य की दूरी मान लेते हैं, दिया क्यों माने दिया हुआ है 10 मीटर है ये दूरी 10 मीटर। यदि उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल F बराबर 0.9 न्यूटन है तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आपको कहा है ऐसी स्थिति हो तब आवेश की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न होता है, हम अभी कूलाम का नियम में पढ़ा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर। करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर करें। F इक्वल टू F का वैल्यू अपन को दे रखा है, तो F की वैल्यू दे रखी है तो मेरे प्यारे दोस्तों F की वैल्यू 0.9, K की वैल्यू अपने पास 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू Q1 और Q2 दोनों समान है Q स्क्वायर, R की वैल्यू दे रखी 10 का स्क्वायर मीटर में है 10 का। प्यारे दोस्तों ये पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, 10 यहाँ से 9/10 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू Q स्क्वायर बाई, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 9 से ये 9 कैंसिल। यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आए। इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इस 9 को इधर लेके आएंगे, 10 रेज टू पावर 9 बराबर क्या रह गया Q स्क्वायर है। प्यारे विद्यार्थियों वहां से Q स्क्वायर बराबर 10 इंटू 10 रेज टू पावर -9, Q स्क्वायर बराबर 10 रेज टू पावर- 8, Q बराबर 10 रेज टू पावर- का 4th लिख सकता हूँ कूला। यदि इसको थोड़ा और आगे संशोधन कर दिया जाए, कभी कभार आगे का प्रश्न
संशोधन में हो जाए तो ऐसा भी लिख सकते हैं 100 माइक्रो, क्या लिख सकते हैं 100 माइक्रो। क्यू का मान कितना आया 100 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम आया। मुझे उम्मीद है कि यदि इस टाइप का प्रश्न आपको मिल जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है समान आवेश वाले दो सर्वसम गोले ए और बी जिन्हें निर्वात में आर दूरी पर रखा गया है, ये समान आवेश वाले दो सर्वसम गोले हैं। इसको ये ए गोला है और ये क्या है बी गोला है। इन दोनों को कहा गया है आर दूरी पर रखा गया है। इस दूरी पर रखा गया है, आर दूरी पर रखा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थी उनके मध्य एफ बल है। अब यदि एक अन्य सर्वसम आवेशित गोला सी लेके आते हैं, पहले ए के संपर्क में लाया जाए, फिर बी के संपर्क में लाके हटा दिया जाए और ए तथा बी के मध्य बल होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इधर देखिए, जब ये बी था उस समय एफ एक वस्तु अपने पास क्या था, मैं लिख सकता हूं दोनों पर दो समान आवेश, मान लिया इस पर ये आवेश क्या है क्यू है और इस पर भी आवेश क्या है क्यू है। एफ इक्वस टू के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, तो क्यू वन और क्यू टू दोनों स्क्वायर हो गए बटे आर स्क्वायर। ये मेरे पास समीकरण संख्या एक से। अब बोल रहा है प्रश्न एक एक अनावेशित, वर्ड क्या दिया गया है अनावेशित गोला है, तो पहले ए के संपर्क में लाओ उसके बाद उसको बी के संपर्क में लेके, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों। पहले में ये ए है और ये बी है, दूरी मेरे पास ये आर है। पहले मैं एक सी गोले को ए के संपर्क में लाया, किसके संपर्क में लाया ए के संपर्क, तब इस पर टोटल चार्ज क्या था क्यू था, इस पर भी क्या है क्यू। इसको ए के संपर्क में लाने के पश्चात मैं कहां लेके गया बी के, अभी भी इस पर क्या था जीरो, इसको यहां से हटाएंगे, समान आकार है, तो समान आकार होने की वजह से चालन विधि में अपन ने पढ़ा था आवेशों का मान बराबर हो जाता। अब ए पर क्या रहेगा क्यू बाई टू और सी गोले पर भी आवेश क्या आ जाएगा क्यू बाई टू। जैसे ही मैं इस पी से संपर्क करवाऊंगा उस टाइम इस पर आवेश कितना रहेगा क्यू बाई टू, कितना आवेश रहेगा क्यू बाई टू। अब क्या किया इसको हटा देंगे, हटाएंगे तब मेरे पास क्यू प्लस क्यू बाई टू आवेश का आधा आधा पार्ट डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ क्या रह गया टू क्यू प्लस क्यू बाई टू बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कितना आवेश आएगा थ्री क्यू बाई टू, ये टोटल आवेश रहेगा। अब आधा आवेश तो किस में आएगा बी में और हाफ चार्ज किस में आएगा सी में, क्योंकि आकार समान है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं थ्री क्यू बाई टू का हाफ कर देता हूं बाई हाफ कर दिया, तो अब मेरे पास ये क्या रहेगा थ्री क्यू बाई फोर्थ रहेगा, किस पर बी पर भी और सी पर। अब आगे प्रश्न कह रहा है हटा दिया जाए तो ए और बी के मध्य बल हो जाएगा। अब पुनः वापस ये ए है और ये बी है, दूरी अभी भी दोस्तों आर है। ए पर इसको हटाएंगे उस समय ए पर चार्ज क्या आ जाएगा क्यू बाई टू और सी पर भी यहाँ से क्यू बाई टू गया। अब मेरे पास ए पर चार्ज क्या है क्यू बाई टू, बी पर चार्ज क्या है इस यहाँ से थ्री क्यू बाई फोर्थ है, थ्री क्यू बाई फोर्थ। अब बल क्या रहेगा एफ इक्वस टू
के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू के Q1 मेरे पास कितना है Q/2 और Q2 मेरे पास कितना है 3Q/4 बटे आर स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, इधर एफ इक्वल टू मेरे पास यहां से क्या रहेगा 3Q² बटे 4 × 8 आर स्क्वायर। समीकरण 1 से देखता हूं, इसको मैं एफ डैश मान लेता हूं। समीकरण 1 से मैं देखता हूं के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये रहा के क्यू बटे आर स्क्वायर मेरे पास क्या एफ एफ डैश बराबर 3/8 एफ, यानी उत्तर मेरे पास क्या आएगा 3/8 एफ। 3/8 एफ ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। ये प्रश्न हर दृष्टि से, वर्ल्ड व्यू से हो या अलग कोई कंपटीशन हो, नीट हो या किसी भी गवर्नमेंट के लिए फिजिक्स जहां पूछी जाती है और जहां गुलाम का नियम आता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा प्रश्न है, एक बार जरा आप इस पर मिलाएं और स्वयं करने का प्रयास करें। अब अगला इंपॉर्टेंट और अच्छे प्रश्न की बात कर लेते हैं। वो प्रश्न है, दो समान धन आवेश वाले कणों को निर्वात में 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ये दो समान धन आवेश है, मान लिया प्लस का क्यू है और इसमें भी क्या है प्लस का क्यू। उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल एफ है। निर्वात में ये कहां कितनी दूरी पर रखा गया है 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। एवं जिनके मध्य बल एफ है, यदि समान आवेश के दो सरसम गोलों को दिया जाए, यानी इन कणों को वापस किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, गोलों में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर किसकी, उन गोलों की त्रिज्या, यानी ये किसमें कन्वर्ट हो गए, गोलों में कन्वर्ट हो गए। ये दोनों गोले हैं और ये प्लस का क्यू है, ये भी क्या है प्लस का क्यू। और ये इस गोले का केंद्र बिंदु है, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ये भी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। दूरी बोल रहा है उनके केंद्रों के मध्य की दूरी, ये अभी केंद्र है, ये दूरी अभी भी मेरे पास प्यारे विद्वान साथियों आर है। अब इधर देखिए, एवं जिनके मध्य केंद्र 15 सेंटीमीटर, उनके मध्य स्तर वैद्युत बल एफ डैश लगता है। एफ डैश बल लगता है, कोई बात नहीं, यहां से अपन एफ डैश ज्ञात करेंगे और यहां से अपन एफ ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है एफ डैश बड़ा होगा या एफ बड़ा होगा, सेकंड में ये कह रहा है, थर्ड में ये कह सकता है, फोर्थ में ये कह सकता है, अपन क्या ये कह नहीं सकते। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न आए एफ इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। एफ इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है के दोनों समान है क्यू स्क्वायर बटे, यहां से दूरी इसको आर मान लेते, आर स्क्वायर 15 सेंटीमीटर को क्या मान लिया आर मान। दोस्तों ये बात कणों के लिए हो रही है। हम जानते हैं कि कणों में किसी भी प्रकार का प्रेरण नहीं होता, कणों में किसी भी प्रकार का प्रेरण नहीं होता है। अब बात आ रही है पुनः इन कणों को इन्होंने इस प्रश्न ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, गोलों में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल गोलों में प्रेरण भी लगता है। तो क्या होगा यहाँ पे, अपन ने 11th क्लास में द्रव्यमान केंद्र का टॉपिक पढ़ा था, उसी अकॉर्डिंग जिस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान की अधिक द्रव्यमान की ओर रहता है, उसी प्रकार यहाँ आवेश की दोनों पे प्लस प्लस आवेश है और ये दूरी
5 सेंटीमीटर है और ये दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे प्रेरण संभव होगा। प्रेरण लगने से क्या होगा, इस वस्तु पर यह आवेश है, ये यहाँ से प्लस प्रतिकर्षित करेगा, ये भी क्या कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इनका आवेश का केंद्र यहाँ आ जाए, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाए। अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं क्या, डी, और आर दूरी अपनी यहाँ तक थी और डी दूरी अपनी, ये दूरी अपने पास कौन है, डी डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरण के कारण आवेश पर समान प्रकृति के हैं, प्रतिकर्षित हुए। तब एफ डैश इक्वल टू, यहां का निकालता हूं, एफ डैश इक्वल टू मेरे पास क्या रहेगा, के क्यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। यहां से स्पष्ट होता है कि स्मॉल आर और इस डी में देखते हैं तो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू डी से क्या है, कम है, यानी डी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। जब डी ज्यादा है तब एफ डैश क्या होगा, डी यदि अधिक है तो एफ डैश क्या होगा, कम होगा। आर यदि कम है तो एफ क्या होगा, अधिक होगा। इससे सिद्ध होता है कि एफ डैश है वो छोटा होगा किससे, एफ, यानी ये संबंध अपना बी ऑप्शन में मिल चुका। ये ऐसा किसकी वजह से हुआ, ये मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रेरण के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, प्रेरण के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दो समान प्रकृति के आवेशित कण एक दूसरे को कभी आकर्षित आकर्षित कर सकते हैं? आंसर होगा कभी नहीं, कभी नहीं। तो आपका जवाब, आपका प्रश्न होगा, सर कभी नहीं क्यों? दोस्तों, क्योंकि कणों में प्रेरण संभव नहीं होता है। कणों में क्या संभव नहीं होता है, प्रेरण संभव नहीं होता है, इसलिए ये कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते। सर हाँ, यदि यहाँ पे कणों की जगह शब्द वस्तु आता या कोई गोला आता, तो यदि वस्तु या गोला होता तो बिल्कुल अपन कह सकते थे प्रेरण के कारण आकर्षित कर लेंगे और प्रतिकर्षित भी होता है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक आप हमसे जुड़े रहें इस उत्थान एजुकेशन के साथ, और आपकी क्लासें मैं भरोसा दिलाता हूं कि समय समय पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी क्लासें समय समय पर होगी इस उत्थान एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और आप हमसे जुड़ें। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।